हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज मी राहुल अग्रवाल एंड मैं वेलकम करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। तो आज हम बात करेंगे कि 1786 का एक्ट क्या था और 1793 का चार्टर एक्ट क्या था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कॉर्नवालिस की क्या डिमांड थी, क्यों कॉर्नवालिस की डिमांड को पूरा करने के लिए 1786 का एक्ट आया। तो सारा कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, प्रेजेंटेड ओनली बाय मी राहुल अग्रवाल। एंड गाइस, अगर पिछले वीडियोस यानी कि पिछले एक्ट्स जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अगर आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देख लें, क्योंकि हम यहाँ पे क्रोनोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं और सारे एक्ट्स जो हैं पिछले एक्ट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस लाइन से देखें, एक के बाद एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें, आपको ज्यादा समझ में आएगा। और उसके अलावा मैंने एक वीडियो डाला था कल, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक स्टोरी आपको सुनाई थी। तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में देख के कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक्ट ऑफ 1786 के बारे में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हम ये देख रहे थे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसने वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया। वॉरेन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। द डेजिग्नेशन वाज चेंज्ड एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नाउ मैं आपको यह भी बता रहा था पिछले एक्ट्स में कि धीरे धीरे कंपनी अपना कंट्रोल खोते जा रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कंपनी के ऊपर बढ़ाते जा रही थी। और ये चीज हमें 1784 के एक्ट में क्लियर दिखती है, जब एक नई बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था, साथ ही साथ पॉलिटिकल मैटर्स को ये कवर करते थे। और आपने पिछले एक्ट्स में ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंट्रोल था वो भी कम होता गया, गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर दी गई। अब 1786 का एक्ट क्यों आया? 1786 का जब ये एक्ट आया उस समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे, जिनके नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, 2 साल पहले का जो एक्ट था, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो दोस्तों, अंग्रेज क्या चाहते थे? दे वॉन्टेड टू अपॉइंट लॉर्ड कॉर्नवालिस एज द नेक्स्ट गवर्नर जनरल। अगला गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट करना चाहते थे, ठीक है, ठीक बात है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट करने के लिए, टू अपॉइंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, द एक्ट ऑफ 1786 वाज इनेक्टेड, ठीक है। अब क्या इतनी सी ही बात थी, बस सिर्फ कॉर्नवालिस को अपॉइंट करने के लिए ये एक्ट आया? नहीं, इस एक्ट को लाया गया क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कुछ डिमांड्स थी और उन डिमांड्स को पूरा करना जरूरी था। दैट इज वाई द एक्ट ऑफ 1786 वाज इनेक्टेड। और वो डिमांड क्या थी दोस्तों? तो पहली डिमांड जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की थी, फर्स्ट डिमांड वाज कि भैया मुझे गवर्नर जनरल के साथ ही साथ कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। मैं सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं रहूंगा, मुझे ज्यादा पावर्स चाहिए, मुझे कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। और इसीलिए 1786 में कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों बनाया गया। तो सबसे पहला प्रोविजन इस एक्ट का ये था। ही ऑल्सो डिमांडेड that the powers of the governor general be enlarged to empower him in special cases to override the majority of his council and act on his own special responsibility। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ बनने के बाद खुश नहीं हुए। वो बोले कि कमांडर इन चीफ बना दिया, ठीक है, लेकिन मुझे ओवरराइडिंग पावर चाहिए स्पेशल केसेस में, यानी कि कुछ स्पेशल केसेस में अगर मैं बोल दूं तो जो मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको, उसके फैसले को नहीं माना जाएगा, मेरा फैसला माना जाएगा। तो मैंने आपको 1773 के एक्ट में बताया था ना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए 4 सदस्यीय 4 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था। जिस तरीके से अभी हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को असिस्ट कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आधार पे प्रेसिडेंट फैसला लेते हैं। तो उस समय क्या था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के आधार पे गवर्नर जनरल फैसला लेते थे। तो कॉर्नवालिस ये चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जो फैसला लिया है मैं उसको ओवरराइड कर सकूं, वीटो कर सकूं। वीटो पावर वो चाहते थे कि अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल कुछ बोल रहा है और मुझे वो पसंद नहीं है तो मैं उसको पलट सकूं स्पेशल केसेस में। और ये चीज उन्हें दी गई।
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो द एक्ट ऑफ 1786 वाज इनैक्टेड टू गिव हिम द पावर ऑफ वर्किंग एज बोथ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ. और अब इस एक्ट के बाद से लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह भी पावर दे दिया गया कि यू कैन ओवरराइड योर काउंसिल. ठीक है, आप अपनी काउंसिल की बात को भी ओवरराइड कर सकते हो. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो इतनी सी बात थी. सो गवर्नर जनरल नाउ बिकेम द इफेक्टिव रूलर ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड एंड द डायरेक्टर्स. स्टेज बाय स्टेज द कंपनी started losing his grip, and stage by stage the control of British Parliament over the country increased. So धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर, भारत के ऊपर एक तरीके से और ज्यादा बढ़ता गया और कंपनी का कंट्रोल कहीं ना कहीं कम होता गया. ठीक है, तो ये था 1786 का एक्ट. इसमें और कोई खास बात नहीं है. अब हम आते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में. ठीक है, सो चार्टर एक्ट 1793 का है. उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813 का, हर 20-20 साल में रिन्यू होता गया. फिर उसके बाद 1833 का, फिर उसके बाद 1853 का. ठीक है, तो ये सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनैक्ट किए थे, जिसके बारे में हम यहां पे मैं आपको यहां पे बता रहा हूं. सो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1793 भी कहा जाता है. ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1793. ठीक है, तो ये क्यों इनैक्ट किया गया? 1773 के एक्ट से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से आई है भारत क्या करने? ट्रेड करने. मोनोपोली थी उसके पास पूरी तरीके से. ठीक है, पूरी मोनोपोली थी उसके पास. ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की और कोई कंपनी भारत में आके ट्रेड नहीं कर सकती थी. ये मोनोपोली थी. तो कंपनी के मोनोपोली को 20 साल तक और बढ़ाने के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1793 लाया गया. ठीक है, सो ये सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 कंटिन्यूड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स फॉर अनदर 20 इयर्स. एक और प्रोविजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर्स गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पिछले एक्ट में मैंने आपको क्या बताया 1786 में कि कॉर्नवालिस को पावर्स दी गई क्योंकि कॉर्नवालिस चाहते थे. ठीक है, 1793 के एक्ट में जो पावर्स कॉर्नवालिस को दी गई थी ना, ये बोल दिया गया कि कॉर्नवालिस के आगे जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल हम अपॉइंट करेंगे ये पावर सभी को मिलेगी. अब उस पावर को एक्सेप्शनल केस को हटा के सबके लिए नॉर्मल रख दिया गया. मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ऐसा नहीं चाहती थी कि सिर्फ कॉर्नवालिस को ही हम पावर दें, वो चाहते थे कि हम आगे आने वाले गवर्नर जनरल्स को भी इसी तरीके की ओवरराइडिंग पावर्स दें. तो ये था 1793 के एक्ट का एक प्रोविजन. व्हेन द गवर्नर जनरल वाज प्रेजेंट इन मद्रास और बॉम्बे, he would supersede in authority over the governors of Madras and Bombay. Now again a very important point. गवर्नर जनरल बंगाल का जो था उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ा दी गई. अब यह बोला गया कि अगर गवर्नर जनरल बंगाल का मद्रास या बॉम्बे में प्रेजेंट है तो उस दौरान इन दोनों प्रेसिडेंसीज के जो अपने अपने गवर्नर होंगे ना, उनकी अथॉरिटी को भी वो सुपरसीड कर सकता है. यानी कि अगर उस समय गवर्नर जनरल प्रेजेंट है मद्रास में या बॉम्बे में, तो वहां का राजा वही है भैया. वहां पे उस समय मद्रास और बॉम्बे के जो अपने अलग अलग गवर्नर हैं उनकी नहीं चलेगी. तो ये बहुत बड़ी पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई. तो धीरे धीरे आप देख रहे हो 1773 में शुरुआत हुई थी सेंट्रलाइजेशन की. मैंने आपको बताया था स्टार्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन. बंगाल, बॉम्बे, मद्रास तीनों के गवर्नर एक थे, लेकिन बंगाल वाले को बॉम्बे और मद्रास के ऊपर कर दिया गया. इन दोनों का जो दर्जा था वो गवर्नर का ही रखा गया. इसका दर्जा गवर्नर जनरल कर दिया गया. ठीक है, अब इस गवर्नर जनरल को यह भी पावर दे दी गई कि तुम जब बॉम्बे और मद्रास में होगे ना, तो तुम इन दोनों के गवर्नर्स की अथॉरिटी को सुपरसीड कर सकते हो. सो यहां पे गवर्नर जनरल की पावर को जबरदस्त तरीके से देख सकते हो आप, जबरदस्त तरीके से क्या किया गया, बढ़ाया गया. In the Governor General's absence from Bengal, he could appoint a vice president from among the civilian members of the council. तो ये एक बात बोल दी गई कि जब गवर्नर जनरल बंगाल से एब्सेंट रहेगा, बंगाल में नहीं रहेगा और कहीं रहेगा, तो वो अपने काउंसिल के जो सिविलियन मेंबर्स हैं उनमें से एक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है. तो ये तो चलो उतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है. The salaries of the staff and the board of control were also now charged to the company. भैया
अब ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना कंट्रोल बढ़ाती जा रही थी। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि कंपनी के जो स्टाफ होंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स होंगे, उनका पैसा अब कंपनी देगी। उनका पैसा भारत से जो रेवेन्यू जनरेट होगा ना, कंपनी जो भारत में कमा रही है वहां से दिया जाएगा और ब्रिटेन से नहीं दिया जाएगा उनका पैसा। सो क्लियर कट अब बोल दिया गया कि तुम्हें ट्रेड मोनोपोली है, तुम ट्रेड करो और अपना खर्चा खुद निकाल लो भैया, अपना खर्चा अब खुद निकाल लो। After all expenses, the company had to pay the British government ₹5 lakh from the Indian revenue annually. बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो भाई ये बोला गया इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में कि कंपनी जो भी बाकी खर्चा है, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी सैलरी है, जो भी डिविडेंड है, जो भी कंपनी पे करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उस खर्चे के बाद हर साल 5 लाख जो है पे करना होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपना कंट्रोल पूरी तरीके से बढ़ाई जा रही है। द कंपनी वॉज ग्रांटेड अथॉरिटी टू ग्रांट लाइसेंसेस टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनी एम्प्लॉयज टू कैरी ऑन ट्रेड इन इंडिया। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, और मैं आपको समझाता हूं कि इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ, ठीक है। कंपनी को यह बोला गया कि अगर कोई इंडिविजुअल और अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय भारत में ट्रेड करना चाहता है, ठीक है, भारत में ट्रेड करना चाहता है कंपनी के बाहर, तो आप उसको लाइसेंस दे सकते हो कि भाई हां हमने इसको लाइसेंस दे दिया, ये लाइसेंसी है, अब ये ट्रेड कर सकता है। तो इसको कहा जाता है प्रिविलेज या फिर कंट्री ट्रेड। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड की शुरुआत कहां से हुई, तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये शुरुआत हुई थी 1793 के एक्ट से, और यहीं से इसी कंट्री ट्रेड की शुरुआत के बाद ही चाइना में ओपियम, अफीम की जो शिपमेंट है वो चाइना की जाने लगी, ठीक है। इसके बाद शिपमेंट्स ऑफ ओपियम वर स्टार्टेड टू चाइना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अफीम चाइना जो भेजे जाने लगे थे वो कौन से एक्ट के बाद भेजे जाने लगे थे, आंसर विल बी 1793। तो ये सारे प्रोविजंस हैं, साथ ही साथ कुछ मिसलिनियस प्रोविजंस आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन आपके काम की इतनी ही चीजें, ठीक है। और बहुत, अब भाई कोई एक्ट बनता है तो उसमें कोई 4-5 पॉइंट्स तो होते नहीं है ना कि मैं आपको 4-5 पॉइंट बताता हूं तो सर इतना ही है क्या एक्ट में, नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लेकिन काम के नहीं है, एकदम जो डिटेलिंग है। अब जैसे कि एक पॉइंट है कि भाई माल अदालत हुआ करते थे, रेवेन्यू कोर्ट्स हुआ करती थी, ठीक है। तो इस एक्ट के बाद से कोर्ट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी के फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, जो रेवेन्यू कोर्ट्स थे वो डिसअपीयर हो गए। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें हैं जो कि उतनी काम की चीज नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं दोस्तों इस एक्ट के, जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार्टर एक्ट 1813 क्या था। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी, एंड लाइक जरूर करें इस वीडियो को। साथ ही साथ कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई इस वीडियो में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों, मैं आपको एज सून एज पॉसिबल आंसर दूंगा। धन्यवाद।